चलिए वीडियो ऑन करिए अलॉन्ग विथ होमवर्क। उस अनसीन पैसेज के मैंने जो टफ वर्ड्स, कठिन शब्द आप लोगों को नोट करने बोले थे और कहा था कि आप उन सबके मीनिंग आप नहीं बताएंगे तो फिर अल्टीमेटली टीचर बताएगी। इट्स माय ड्यूटी। आप लोगों ने कितने एफर्ट किए, आई हैव टू सी, आई हैव टू चेक एंड सबको आंसर करना है। और वीडियो ऑन करने बोल रही हूं मतलब कुछ पर्पस है। पेन, पेपर एंड वीडियोस ऑन करिए, अदरवाइज मैं फिर से रिमूव कर दूंगी। 2 बार बोलूंगी, तीसरी बार मैं रिमूव कर दूंगी। गुड। राज वीडियो ऑन करो। साक्षी, अक्षर, मैं फिर से स्क्रीन शेयर कर रही हूं उस पैसेज को। हाँ, आर यू एबल टू सी? सबको दिख रहा है वो? नो मैम। नो मैम। ओके ओके। अब नाउ यस मैम। गुड। मनन, पहला शब्द पढ़ो जिसको मैंने अंडरलाइन किया है। मनन, पहला वर्ड पढ़िए जिसको मैंने अंडरलाइन किया है। मूल उपादान। मूल उपादान। किसने इसका अर्थ ढूंढा है? वैसे मैंने जब एक्सप्लेन की थी तो बताया भी है इसका अर्थ। कौन बता रहा है इसका अर्थ? इस शब्द का अर्थ मूल उपादान। तेजस्वत, कौन बता रहे हैं? मूल उपादान। चेलना, अंडरलाइन करिए ये जितने भी, नोट करिए ये सारे शब्द। लब्धि, हितैषी, सब लोग नोट करिए ये जितने भी मैंने अंडरलाइन किए हैं वो वर्ड्स। यस मैम। नोट करो सब। यस मैम। जल्दी जल्दी नोट करिए। मूल उपादान यानी मुख्य तत्व। मैम, हाँ बोलो। मैम मछली भी हो हाँ बोलो। मैम मछली हो सकता है या नहीं हो सकता, मतलब हो सकता है उसका मूल मीनिंग असली असली है ना, असली हो सकता है। लेकिन जब हम उसको लिटरली लिखेंगे, जब हम उसको लिखते हैं तो असली करके नहीं लिखेंगे। देखो अब बहुत सुंदर बात तुमने सामने लाई। हमारी बोलने की लैंग्वेज अलग होती है लिखने की, इसलिए उसको लिटरेचर कहा जाता है। जब हम उसको लिख देते हैं तो वो साहित्य बनता है और जब बोलते हैं तो वो बोली होती है। अब बात समझ में आ रही है? जब हम बोलते हैं तो वो बोली डायलेक्ट होती है और डायलेक्ट में लैंग्वेज नहीं लिखे जाते हैं। ठीक है, डायलेक्ट में कोई लिटरेचर नहीं होता है। जब हम आप बोल रहे असली बात तो ये है, लेकिन जब मैं उसको लिखूंगी इसमें यहाँ पर उसका जब मुझे लिखना होगा तो सही उत्तर में लिखने की हिंदी अलग होती है, बोलने की हिंदी अलग होती है। हम जब बोलते हैं तो हम उतना ग्रामर पे ध्यान नहीं देते हैं, हम उतना शब्दों के सिलेक्शन में ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन जब हम लिखते हैं तो हमको अप्रोप्रिएट वर्ड सेलेक्ट करना होता है। तो इसलिए मूल उपादान यानी मुख्य तत्व, जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं उसके, मुख्य जो बातें हैं हमारी संस्कृति के या किसी भी संस्कृति के, मूल उपादान यानी मुख्य तत्व। ठीक है, प्रमुख तत्व या प्रमुख पहचान वाले विशेषताएं। ठीक है, ये मैंने 3-4 बताया। मुख्य तत्व या मुख्य पहचान वाली विशेषताएं, उसका अर्थ ये होगा। दूसरा वापस बताए ना क्या था मूल उपादान का? तत्व, उपादान यानी तत्व, मुख्य बातें, पहचान, विशेषताएं। ठीक है, तो यहां पर लिखिए मूल यानी मुख्य, एकदम मुख्य जो मेन होता है, और उपादान यानी तत्व। फिर दूसरा शब्द मैंने दिया है विच्छिन्न। विच्छिन्न, अलग होना। विच्छिन्न का अर्थ है
अलग होना। वीडियो ऑन करके सबको लिखना है, एवरीवन वीडियो ऑन करके लिखेंगे। जिसका वीडियो ऑन नहीं होगा मैं फिर से रिमूव करूंगी। आई एम गोइंग टू रिमूव इट। यस, वेरी गुड। गार्विक, काव्या, मनन, तेजस्वत, भूमि, राज, दिव्या। हाँ, दिव्या तो कल ट्रेवल कर रही है बेटा, नोट बस कर ले, फिर बाद में कल घर जाके लिख लेना। साक्षी, अक्षर, मानवी, हितैषी, लब्धि, चेलना। मैम मेरा कैमरा ब्लर है तो मैं नहीं ऑन कर सकती। देखा, पूरी साल गुजर गई, मैं इन 8 महीनों की क्लास में एक दिन भी मैंने, और हर दिन आपका एक नया एक्सक्यूज रहता है बेटा। टॉलरेंस की भी एक लिमिट होती है। मैं बोली चलो ठीक है, बच्चे को जेन्युइन प्रॉब्लम होगी, जेन्युइन प्रॉब्लम होगी। मैंने हमेशा आपको फेवर किया, आज ही मैं स्ट्रिक्ट हुई हूँ, क्योंकि आज तक आपने मुझे नहीं दिखाया कि आप लिख रहे हो वीडियो ऑन करके। सारे बच्चों ने किया है, लेकिन सिर्फ आपने नहीं किया है आज तक। ओके, इट्स अप टू यू, यू आर मैच्योर इनफ, you are mature enough to take your decision. It's up to you. चेलना, स्नेहा, प्रखर, यस, वीडियो ऑन करिए। अक्षत मारोगे, वीडियो ऑन करके लिखेंगे। हाँ, नेक्स्ट है विच्छिन्न। विच्छिन्न का अर्थ है अलग होना, अलग होना, दूर होना। शब्दों को देखेंगे, ठीक है। अलग होना, दूर होना। मैं पॉइंटर, जहां जहां मैं पॉइंटर रख रही हूं उन शब्दों का है ना, मैं अर्थ भी बताती जा रही हूं। गुड चलना, वेरी गुड बेटा, थैंक यू। हाँ, सुलभ। सुलभ माने आसानी से मिलने वाला, सुलभ जो आसानी से प्राप्त हो, आसान, ठीक है। सुलभ यानी आसान, सरल, हाँ, जो हमको आसानी से प्राप्त हो जाए। फिर यहां पर लिखा है संस्कृतियों का पारस्परिक संघर्ष। यहां पर भी आप लोग कर लेना इसमें एक, संस्कृतियों का पारस्परिक संघर्ष। एक साथ लिखोगे, ये तीनों एक ही सिंगल है। संस्कृतियों का पारस्परिक संघर्ष, ठीक है। एक साथ है ये तीनों, अपने आप में एक सेंटेंस है, ये अपने आप में एक सेंटेंस है। गुड, हितैषी भी वीडियो ऑन करके लिख रही है, वेरी गुड। तेजस्वत, आपका वीडियो ऑन क्यों नहीं हुआ है? संस्कृतियों का पारस्परिक संघर्ष कहने का मतलब संस्कृतियों की आपस में लड़ाई, संघर्ष यानी जब स्ट्रगलिंग कल्चर्स। हमारे देश में ब्रिटिश भी आए, हमारे देश में इस्लामिक भी आए, हमारे देश में पारसी भी आए। पहले समझ लो क्या होता है संस्कृतियों का पारस्परिक संघर्ष, ठीक है। भारत दुनिया का एक ऐसा नेशन है, ऐसी कंट्री है जहां पर अनगिनत एंड नंबर ऑफ फॉरेन कल्चर्स एंड नंबर ऑफ कल्चर्स अटैक्ड इन इंडिया, ठीक है। अनगिनत, पारसी क्या बोलते हैं, इस्लामिक क्या, ब्रिटिश क्या, पोर्तुगीज क्या, फ्रेंच, ठीक है। सारे लोग इंडिया में, अफ्रीकन भी, ऑस्ट्रेलियन भी, सारे लोग इंडिया पे आए और अपना कल्चर लेकर आए। इसलिए भारत की संस्कृति जो हो गई वो मिक्स कल्चर हो गया है। तो इसी का ही संस्कृतियों का पारस्परिक संघर्ष, आपस में संस्कृतियों का आपसी टकराहट या टकराव। लिखो, संस्कृतियों का पारस्परिक यानी अपने आप, म्यूचुअली, ठीक है। संस्कृतियों का पारस्परिक टकराव, संस्कृतियों का पारस्परिक, है ना, अपने आप, ठीक है। संस्कृतियों का अपने आप टकराना, इसका सरल हिंदी में होगा संस्कृतियों का आपस में टकराव, आपस में टकराव या अपने आप टकराना। इट्स अप टू यू, जो भी वर्ड आप चूज करें, ठीक है। देन आस्था डिगना। देखो, आस्था डिगने लगी यानी जो हमारा विश्वास का हिलना, डिगना यानी लिखो मत सिर्फ मैं बता रही हूं। आस्था यानी विश्वास, जो हमारा गहरा विश्वास, जैसे आपका भगवान पर आस्था है, आपकी अपने पेरेंट पर आपकी आस्था है, दैट इज आस्था,
ठीक है, आस्था यानी विश्वास से बहुत ज्यादा ऊंचा और गहरा। हम कभी भी अपने मम्मी पापा के प्रति हमारी आस्था कम नहीं होगी, भगवान के प्रति हमारी आस्था कम नहीं होगी। मतलब वो विश्वास जो पूजा के समकक्ष हो। आस्था और विश्वास में ये फर्क है, आस्था भक्ति में बदल जाती है। ठीक है, डिगना यानी हिलना। ठीक है, डिगना माने हिलना। वैचारिक दुर्बलता, कमजोर विचार। ठीक है, वैचारिक दुर्बलता, यहां पर इसका लिखेंगे वैचारिक दुर्बलता, कमजोर विचार, कमजोर विचार। वैचारिक दुर्बलता, कमजोर विचार। फिर नेक्स्ट वर्ड है, आगे बढ़े, बताते जाना आप लोग, जल्दी तो नहीं हो रहा है, सारे शब्दों के अर्थ नोटेड डाउन? यस मैम। आगे बढ़े। विवेकहीन, विवेकहीन यानी बुद्धिहीन, समझ से परे, जिसके पास बुद्धि और समझ नहीं है। विवेकहीन अनुकरण, है ना, मतलब मूर्खता, मूर्खता से अपनाना। अनुकरण मीन्स फॉलोइंग, फॉलो अप करना। अनुकरण मीन्स फॉलो अप लेना। तो विवेकहीन मूर्खता के कारण अपनाना। विवेकहीन अनुकरण मीन्स मूर्खता के कारण किसी चीज को अपना लेना। मूर्खता, आप उसकी जगह पे नासमझी भी लिख सकते हैं, नासमझी से अपनाना। ठीक है, अनुकरण का मतलब होता है अपनाना। तो अब आप लिखेंगे विवेकहीन अनुकरण मीन्स नासमझी से अपनाना। हो जाएगा तो बताना कोई भी कि लिख लिया करके। विवेकहीन अनुकरण मतलब मैंने कहा मूर्खता भी लिख सकते हो, नासमझी भी लिख सकते हो, नासमझी से अपनाना। मैम डन। डन, गुड। ठेस, ठेस का अर्थ दो होगा। ठेस पहुंचना मेरी बातों से, जैसे आज मैंने साक्षी को डांटा तो साक्षी को ठेस पहुंची, दुख हुआ कि आज मैडम ने मुझे डांट दिया। ठीक है, मगर मेरे को पता है बच्चे को मेरा अधिकार है। बच्चा यदि कुछ ऐसा कर रहा है, मनमानी कर रहा है, तो जैसे माँ डांटती है, मदरली आई स्कोल्ड हर। ठीक है, तो वो ठेस पहुंची साक्षी को, दुख हुआ होगा, तो वो दुख। और दूसरा उसका अर्थ होगा, दो अर्थ है उसके, ठेस के दो अर्थ लिखिए आप लोग। पहला दुख, जैसे मम्मी भी डांट देती है तो जो दुख होता है, टीचर डांटने पर जो दुख होता है, या जो भी है ना, जो दुख जो हमारे मन को होता है। दूसरी हानि, दूसरा होगा हानि। अब देखिए, मैं कह रही हूं मैंने डांटा तो साक्षी को ठेस हुई, साक्षी को दुख हुआ, हानि नहीं हुई साक्षी को। साक्षी कोई छोटी या बड़ी नहीं हो गई मेरे डांटने से, उसका साइज कम नहीं हो गया मेरे डांटने से, उसको दुख हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर सेंटेंस को पकड़िए आप। हमारे राष्ट्रीय गौरव को जो ठेस पहुंच रही है, यानी यहाँ पर हमारे नेशनलिटी को हानि हो रही है, क्योंकि हम आंख मूंद के विदेशी संस्कृति को अपना रहे हैं। आंख मूंद कर हम विदेशी भाषा, विदेशी संस्कृति, विदेशी फैशन को अपना रहे हैं। इसलिए जो हमारी नेशनल आइडेंटिटी है, ठीक है, हमारी जो नेशनलिटी है, उसकी जो डेकोरम को हम हानि पहुंचा रहे हैं। तो ठेस के यहाँ पर मैंने विथ एग्जाम्पल आपको बताया, दो अर्थ हुआ। ठेस माने दुख, और दूसरा ठेस का मतलब यहाँ पर इस रेफरेंस में, इस सेंटेंस में राष्ट्रीय गौरव को ठेस पहुंच रही है, मतलब हमारे राष्ट्र की गरिमा को, डिग्निटी को, हमारी राष्ट्रीयता की गरिमा को हानि हो रही है। ना तो हम हिंदुस्तान, हाँ बोलो बेटा, बोलो। मैम न में छोटी ही आएगी, बड़ी ही आएगी? छोटी ही आएगी, वेरी गुड, छोटी। हानि, हानि नहीं बोल रहे साक्षी में, हानि है ना, तो न में छोटी है। अब आपको ये मैं इसलिए ऐसे ही अपठित अंश आएंगे आपके, समझना है एक एक वाक्य को, तब आप उत्तर को पिक कर पाओगे, उत्तर आपके सामने आ पाएगा। मैंने अभी आपको बोल दिया, यहाँ पर इस वाक्य में ठेस का अर्थ आपने दुख लिख दिया तो आपका एक नंबर पूरा कट जाएगा। इस वाक्य के अनुसार ठेस का अर्थ बताइए, तो यहाँ पर हानि होगी।
लेकिन वहीं पर जैसे मैंने एग्जाम्पल देके बताया कि मम्मी डांटती है तो ठेस होता है, तो वहां पर दुख होगा, पीड़ा, दुखिया पीड़ा, और यहाँ पर हानि। क्लियर? अब आप आगे आइए। जागरूक, जागरूक का वैसे अर्थ होता है जागा हुआ। आप सब लोग जागे हुए हैं, जागरूक हैं। जागरूक आप हाँ बोलो बोलो। सावधान। यस, वेरी गुड वेरी गुड। सावधान, हमेशा एकदम अलर्ट, अलर्ट या सावधान, दैट इज मीन आज हम कोरोना से जागरूक हैं इसलिए सुरक्षित हैं, है ना? कोरोना से हम जागरूक हैं इसलिए हम सुरक्षित हैं। अब आया समझ में? तो कोरोना से तो हम जागकर सुरक्षित हो गए, लेकिन जिस दिन हमारे कल्चर, हमारी नेशनलिटी पर अटैक होगा, हम फिर से गुलाम हो जाएंगे। तो उसके लिए हमको जागरूक होना जरूरी है, हमको अलर्ट होना, सावधान होना बहुत जरूरी है। जागा हुआ का मतलब ये नहीं कि आप बिस्तर से उठ गए, नहा लिए और आंखें खुली हुई है, डजंट मीन कि जागा हुआ, अवेकन, ठीक है? वो जागना नहीं। जागना का मतलब दिमाग से हमेशा सही और गलत को पहचानना, वो होता है जागरूकता। कि आप अपने दिमाग में एक फिल्टर बना लो, एक छन्नी बना लो अपने दिमाग में, कि जो सही चीजें हैं वो ही आपके दिमाग में आए और जो इम्प्योरिटी है वो बाहर हो जाए। जैसे हम दूध को छानते हैं, है ना, जो छानने की चीजों को, घर में पानी छानते हैं ताकि पानी के जो, है ना, प्रदूषित तत्व हैं, पोल्यूट एलिमेंट है, वो बाहर आ जाए, पानी से दूर हो जाए, सेपरेट कर देते हैं हम। तो वैसे ही अपने दिमाग में, अपनी समझ में एक फिल्टर लगा लो, और वो फिल्टर लगा लोगे तो आपको सही और गलत की पहचान हो जाएगी कि क्या सही है तुम्हारे लिए और तुम्हारे लिए क्या गलत है। तो सही और गलत की पहचान केवल जागरूक बच्चा ही कर सकता है, सावधान बच्चा ही कर सकता है, अलर्ट बच्चा ही कर सकता है। अद्भुत क्षमता, अद्भुत क्षमता का अर्थ मुझे साक्षी बताएगी। साक्षी, चलना। यस मैम। हाँ, अद्भुत क्षमता का अर्थ बताओ बेटा। अद्भुत, अद्भुत मतलब मैम बहुत अच्छी, मतलब किसी चीज में बहुत अच्छे हो। हाँ, वेरी गुड। जो बिल्कुल अलग, एकदम अलग, है ना, सबसे अच्छा, बिल्कुल किसी के समान नहीं, अलग एकदम। हाँ, और क्षमता मतलब? क्षमता मतलब योग्य, किसी चीज में योग्य होना। वेरी गुड, योग्यता, ठीक है, अद्भुत योग्यता, ठीक, सही बोला तुमने एकदम, ठीक है। क्षमता अर्थात योग्यता, कैपेसिटी, कि हम क्या कर सकते हैं। तो क्या कह रहा है इसमें, वाक्य को देखो, भारतीय संस्कृति में त्याग और ग्रहण की अद्भुत क्षमता रही है। आप सबने देखा, हम भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए हैं। हमारे धर्म में सबसे पहले क्या आता है? त्याग। साधु संत साध्वी जी लोग जो दीक्षा लेते हैं, मूल भाव क्या रहता है दीक्षा का? मुख्य भाव क्या रहता है दीक्षा का? बताइए, क्या रहता है दीक्षा का? हाँ बोलो। त्याग, ठीक है, मूल भाव क्या रहता है? त्याग। तो भारतीय संस्कृति में त्याग और ग्रहण, हम त्याग करते हैं, अपने सुखों का त्याग कर देते हैं, अपनी खुशियों का त्याग करना हम जानते हैं। क्योंकि मेरे पास यदि 10 कपड़े हैं तो मेरे पास, मुझे दिखेगा कि मेरे घर में काम वाली जो आंटी आती है उसके बच्चों के पास 2 कपड़े भी नहीं है, तो मेरे अंदर वो भाव आ जाना चाहिए कि मेरे पास यदि 25 कपड़े हैं तो मैं अपने 2 जोड़ी कपड़े काम वाली आंटी के बच्चे को दे दूं। ये त्याग होता है, ठीक है, इसको कहते हैं त्याग। ठीक, एक सिंपल सा एग्जांपल दिया। आपके पास चॉकलेट्स होती है, बिस्किट्स होते हैं, या कोई भी इटेबल्स होते हैं, आप अपने फ्रेंड्स को बांट के शेयर करते हो कि नहीं? शेयर करते हैं ना हम, दैट इज त्याग। तो ये हमको सिखाना नहीं पड़ता है, ये हमारी संस्कृति ने हमें सिखा दिया है, हमारे बेसिक नेचर में है ये चीजें कि हम शेयरिंग एंड केयरिंग। आज लोगों ने उसको एक टैगलाइन बना लिया है कि शेयरिंग इज केयरिंग। ये तो हमारे भारत की जड़ों में है, हमारे भारतीय इंडियन कल्चर में है ये चीज, तो हम तो मिल बांट कर रहते हैं, ठीक है। फिर अद्भुत क्षमता है, तो ये भारत की अद्भुत क्षमता है जो कि दुनिया के किसी देश की नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत की संस्कृति अद्भुत है, इसलिए भारत की क्षमता भी। और ग्रहण करने की, आज हमने सारे दुनिया की अच्छाइयों को ग्रहण किया है, अंग्रेजी भाषा को भी स्वीकार किया, लैटिन को भी, पोर्तुगीज को भी, है ना, सारी संस्कृतियों को भी। आज भारत में सभी धर्मों के लोग रह रहे हैं, जैसे हम हिंदू लोग रह रहे हैं, हम भारतीय लोग रह रहे हैं, वैसे भारत में सारे धर्म के लोग रह रहे हैं। तो ये भारत की अद्भुत क्षमता है त्याग की और ग्रहण की, यानी कि देने की भी और अच्छाइयों को लेने की भी। यहाँ पर त्याग और ग्रहण का मतलब है
अपना सुख त्यागना, अपनी चीजों को मिल बांट कर शेयर करना, और ग्रहण करने का अर्थ है दूसरों की अच्छाइयों से सीखना, ये होता है ग्रहण करना। ठीक है, मैंने एक दिन एग्जाम्पल में बताया था, 2 नाम लिए थे मैंने, शायद याद होगा किसी को, तो रस्किन बॉर्न एंड लियो टॉलस्टॉय, नाम सुना है? रस्किन बॉर्न एंड लियो टॉलस्टॉय का नाम सुना है? किंग मार्टिन लूथर का नाम सुना है? नेल्सन मंडेला का नाम सुना है? यस मैम। ठीक है, अच्छा, आप लोगों ने सिविक्स में कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है? यस मैम। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखेंगे कि हमने बहुत, जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, ड्यूटीज हैं, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, हमने जो दूसरे देशों की अच्छाई थी, जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स हमने यूएस से लिया है, अमेरिका से लिया है, ठीक है, अमेंडमेंट हमने किसी और कंट्री से लिया है, साउथ अफ्रीका से हमने, है ना, और कोई, मतलब जो दूसरे दूसरे देशों की अच्छी चीजें थी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमने आयरलैंड से लिए हैं, ठीक है, आयरलैंड जबकि ब्रिटिश, है ना, यूरोपियन कंट्री है, लेकिन हमने उससे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लिए हैं। तो ये जो अच्छाई को ग्रहण करना, ये हमारे देश की संस्कृति है, हम दूसरों की अच्छाइयों से सीखते हैं। ठीक है, तो ये जो मैं बता रही हूँ, तो कुछ भारत में पहले नालंदा और तक्षशिला जैसे यूनिवर्सिटीज थे, तो दूसरे देशों के, बहुत दूर दूर के लोग भारत के ज्ञान को ग्रहण करने आते थे, सीखने आते थे। तो भारत में देने और लेने की, मतलब अपने ज्ञान को बांटने की, अपनी संपदा को बांटने की, और दूसरों के ज्ञान को, दूसरों की अच्छाइयों को ग्रहण करने की अद्भुत क्षमता है। इसीलिए आज सबसे ज्यादा अंग्रेजी मीडियम स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल दुनिया में सबसे ज्यादा इंडिया में है। ठीक है, ये हमारी ग्रहण करने की अद्भुत क्षमता है। अतः आज के वैज्ञानिक युग में हम किसी भी विदेशी संस्कृति के जीवंत, जीवंत का अर्थ मुझे कौन बताएगा? मैम जीता जागता। जीवित। वेरी गुड, जीवित, वेरी गुड, लाइव, है ना, अलाइव, जीता जागता, जीवित। ठीक है, अब जीवित मैम तो जीता का क्या लिखे? हाँ बोलो, जीवंत का, हाँ नहीं, अद्भुत क्षमता का क्या लिखे? हाँ सॉरी बेटा, हाँ अद्भुत यानी अनोखी क्षमता, है ना, अनोखी योग्यता, सबसे अलग योग्यता। ठीक है, अद्भुत क्षमता यानी सबसे अलग योग्यता। यस मैम। हाँ, जीवंत का मतलब जीवित, जी जैसे ज में बड़ी है, वैसी ज में बड़ी, व में छोटी, मैंने कहा जीवित, जी में मैंने जोर से बोला, वी छोटा सा कहा, मैंने हल्के से कहा, जीवित। ठीक है, जीवंत का अर्थ होता है जीवित। उच्चारण पे ध्यान देंगे आप, आपको मात्राओं की आप ही आप प्रैक्टिस हो जाएगी यदि सुनेंगे ध्यान से। लिसनिंग स्किल इज मैंडेटरी फॉर लैंग्वेज। आप जितने ध्यान से सुनोगे, आपकी मात्राएं कभी गलत नहीं होंगी। धीरे से बोल रही है चाहे वो कोई भी हो, है ना, तो वहां पर छोटी, छोटा हो, और मैं उसको थोड़ा स्ट्रेस देके बोल रही हूँ, जोर से बोल रही हूँ, तो वो बड़ी, बड़ा हो। सांस्कृतिक निधि, मैंने धीरे से कहा, निधि, निधि नहीं कहा मैंने, निधि नहीं बोला है, निधि, धीरे से कहा, निधि। ठीक है, तो निधि, निधि यानी धन, संपत्ति, और वो धन गुणों का भी हो सकता है, हमारी अच्छाइयों की निधि होती है ना, हमारी बुद्धि भी एक निधि है। तो निधि माने धन या संपत्ति। रिटर्न? यस मैम। नेक्स्ट वर्ड क्या? यस मैम। परावलंबन। परावलंबन, 2 शब्द हैं, देखेंगे उपसर्ग प्रत्यय हम पढ़ते हैं ना, देखो यहाँ पर हमारा उपसर्ग प्रत्यय भी आ रहा है। 2 शब्द हैं, पर अवलंबन। अवलंबन मूल शब्द है, मेन वर्ड है इसमें अवलंबन, पर उपसर्ग लगा हुआ है इसमें। परावलंबन में पर उपसर्ग है और अवलंबन मूल शब्द है, उपसर्ग लगाने से वो हो गया परावलंबन। अब मैं दोनों का अलग अलग अर्थ बता रही हूं। पर माने दूसरे, पर का अर्थ होता है और, दूसरे लोग, दूसरे पर। अवलंबन यानी निर्भर रहना, निर्भर, दूसरे पर निर्भर। परावलंबन का अर्थ है दूसरे पर निर्भर। निर्भर लिखेंगे तो ना में छोटी, निर्भर, मैंने निर्भर नहीं कहा, निर्भर। ठीक है, परावलंबन अर्थात दूसरे पर निर्भर, दूसरे में बड़ा ऊ, द में बड़ा ऊ, ठीक,
निर्भर, न में छोटी, ठीक, और भ में रेफ आएगा, फिर र, निर्भर, ठीक है, दूसरे पर निर्भर। गरिमा, ठीक है, गरिमा, गरिमा का यस महत्व, मान सम्मान, ठीक, महत्व मान सम्मान, जिस पर हमें मान हो, ठीक है, जिस पर हमें गर्व हो, ठीक है, हमारा मान सम्मान, हमारा गर्व, ठीक है। मैम महत्व भी हो सकता है? नहीं बेटा, महत्व एकदम अप्रोप्रिएट नहीं होगा, है ना। गरिमा का यहाँ पर होगा मान सम्मान, या है ना, मान सम्मान या हमारी पहचान, जिस पर हमें गर्व हो। वो कोई भी बात, वो कोई भी अच्छाई, कोई भी आदत जिस पे हमें गर्व हो, ठीक है, वो उस पर गरिमा। भारत, एपीजे कलाम भारत की गरिमा है, स्वामी विवेकानंद भारत की गरिमा है, कल्पना चावला भारत की गरिमा है, ठीक है, ये सब भारत की गरिमा है। अब समझ में आया, इन पर हमें गर्व है, मतलब जिस पर हमें प्राउड हो। इन इंग्लिश डिग्निटी, ठीक है, इंग्लिश में गरिमा को कहते हैं डिग्निटी। अब स्मरण, स्मरण यानी याद करना, याद, स्मरण यानी जो हमें याद रहे, है ना, बिल्कुल। देन नेक्स्ट का क्या अर्थ बताया था मैंने उस इससे पहले की क्लास में? मैम जैसे कि वो सूरज रोशनी देता है। हाँ, तो आलोक प्रदायिनी का अर्थ, आलोक माने रोशनी, उजाला, प्रदायिनी यानी देने वाली, ठीक है, आलोक माने उजाला, प्रदायिनी देने वाली। तो हमको उजाला देने वाली यहाँ पर किसके लिए कहा गया है? उजाला देने वाली सूर्य, सूर्य की किरणों को, सूर्य को नहीं कहा है, सूर्य की किरणों, स्त्रीलिंग में है वो, पहचानिए। क्लास 10th में ये ही पूरा व्याकरण 20 नंबर का पूछा जाएगा कि आपको सूर्य पुल्लिंग है, सूर्य उगता है, सूर्य उगती नहीं है, ठीक है, सूर्य पुल्लिंग है, लेकिन किरणें, किरणें स्त्रीलिंग है। दिस इज हिंदी लैंग्वेज माय डियर, ठीक है, पहचानो इसको। सूर्य उग आया है बोलते हैं, सूर्य आ गई है नहीं बोलते हैं, चांद आ गया है, चांद आ गई है नहीं बोलते हैं। तो चांद, सूरज, पानी, बादल, आसमान, ये हमेशा पुल्लिंग है, नोट कर लीजिए आप इसको, ठीक है। तुरंत वाक्य में बनाओ, आपको स्त्रीलिंग पुल्लिंग में कंफ्यूज हो रहा है, पेड़, पानी, आसमान, बादल, सूर्य, चांद, हवा, सॉरी हवा नहीं, सॉरी, ठीक है, तो समुद्र, ठीक, ये हमेशा पुल्लिंग में, ये मैस्कुलाइन जेंडर्स हैं, ये हिंदी लैंग्वेज में ये सारे पुल्लिंग हैं, याद रखेंगे। पेड़ भी, बादल भी। तो सूर्य की आलोक प्रदायिनी किरणें, किरणों के लिए कहा गया है क्योंकि किरणें स्त्रीलिंग है, फेमिनाइन जेंडर है। उजाला देने वाली, रोशनी देने वाली, ठीक है। जीवन शक्ति सबको पता है, जीवन की शक्ति, जीवन शक्ति, इसको मैंने इसीलिए नहीं कहा जीवन की शक्ति, किंतु अपनी जमीन और जड़ों के बिना कोई भी पौधा जीवित नहीं रह सकता। एक चीज और अंडरलाइन कर लो बेटा, अविवेकी अनुकरण, एक वर्ड और अंडरलाइन करिए आप लोग, अविवेकी अनुकरण, नोट करिए इस वर्ड को भी, अविवेकी अनुकरण। इसका अर्थ बताया था मैंने पिछली क्लास में, किसी को याद हो तो? मैम शायद यही होगा क्या, मूर्खता के कारण अपनाना। वेरी गुड, यस, दैट इज मेमोरी, वेरी गुड बेटा, थैंक यू, बी ब्लेस्ड। अविवेकी अनुकरण, अब अविवेकी, अविवेकी मतलब जिसके पास विवेक नहीं है। अब जिसके पास बुद्धि, विवेक, समझ नहीं है वो मूर्ख है ना,
सीधी सी बात है। अब मैंने मूर्खता के कारण क्यों कहा? अविवेक का मतलब, इसका हम लिटरल मीनिंग में जाएंगे, शब्दों की मीनिंग में जाएंगे। अविवेक यानी जहां पर बुद्धि ना हो, जहां पर समझ ना हो, ज्ञान ना हो। तो किसको कहते हैं? जिसके पास ज्ञान, समझ या बुद्धि नहीं होती उसको हम क्या कहते हैं? मूर्ख। ठीक है, तो मूर्खता के कारण किसी चीज को अपनाना, या दूसरा और सरल शब्द में आप लिख सकते हैं मूर्खता के कारण या नासमझी के कारण अपनाना। मूर्खता या मूर्खता में बड़ा हुआ आएगा, मूर्खता कहा मैंने ना, मूर्खता या नासमझी मैंने झी कैसे बोला? झ में बड़ी की मात्रा। मूर्खता या नासमझी के कारण अपनाना, अनुकरण यानी अपनाना। ठीक है, तो जब हमको कम ज्ञान मिलता है तो हमारी मूर्खता उसका बहुत बड़ा कारण होती है। जब हमको कंप्लीट या फुल नॉलेज नहीं मिलता है, उसके पीछे हमारी नासमझी होती है, हमारी लापरवाही होती है। अब इसका मैंने पूरा सार आपको बता दिया है कि इस पैसेज का, कि जिस तरह से एक पौधे को मिट्टी से उखाड़ के, जमीन से उखाड़ करके हम ये बोले कि छत पे ले जाएं, कि छत पे ज्यादा धूप आ रही है और हाथ में रख लो अपने, ठीक है, या अपने सिर पे रख लो, गमला से या मिट्टी से उखाड़ लो, पौधे को जड़ से उखाड़ लो और हाथ में ले जाओ, छत पे ले जाके खड़े हो जाओ, ये ले भैया पौधा, तेरे को जितना चाहिए तो फोटोसिंथेसिस कर ले और भोजन बना ले। तो क्या वो पौधा भोजन बनाएगा? मैं सिर्फ गैस ऑन नहीं कर रही हूँ, ठीक है, मम्मी गैस ऑन नहीं करेगी और उसमें कुकर चढ़ा देगी या फ्राइंग पैन चढ़ा देगी और उसमें सारे मसाले डाल दिए, दाल चावल डाल दिए, तो क्या बिना गैस ऑन किए रोटी या भोजन बन जाएगा क्या? जब तक आप उसमें फ्यूल नहीं बनेगा ना, बिना गैस ऑन किए, जब तक कि उसमें ईंधन नहीं होगा, फ्यूल नहीं होगा, क्या रोटी सब्जी या दाल चावल या भोजन हमारा बन जाएगा? जस्ट लाइक दैट, जैसे बिना ईंधन के भोजन नहीं बन सकता, बिना मिट्टी के पौधे ग्रो नहीं कर सकते। केवल सनलाइट से पौधे ग्रो नहीं करेंगे, वो सनलाइट के लिए उनको अपनी जमीन, अपनी मिट्टी, अपना फाउंडेशन या बेस उतना ही जरूरी है जितना कि सनलाइट, वाटर, एयर। ठीक है, तो केवल ऊपर से वाटर, एयर, यही कहने का मतलब है। अब ये एग्जाम्पल क्यों दिया है? आप ऊपरी तौर पर अंग्रेजी सीख रहे हैं, फैशन को अपना रहे हैं, मॉडर्निटी को अपना रहे हैं, टेक्नोलॉजी को अपना रहे हैं, लेकिन अपने इंडियन संस्कृति को, अपने मूल कल्चर को, अपने घर से मिली हुई संस्कृति को यदि आप छोड़ रहे हो तो आपके उस ज्ञान का बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा, आप जड़ से उखड़े हुए पौधे की तरह हो जाओगे। जैसे किसी पौधे को जमीन से उखाड़ कर अलग कर दिया जाता है तो वो पौधा कभी ग्रो नहीं करता है, हम भी वैसे ही हो जाएंगे यदि हमने अपनी संस्कृति को, अपने कल्चर को छोड़ दिया, अपने धर्म को छोड़ दिया। तो अपना धर्म संस्कृति कहने का मतलब जो हमको विरासत में जनरेशन बाय जनरेशन हमारे संस्कृति से, हमारे धर्म से, हमारे माता पिता से, हमारे फोरफादर से जो चीजें हमें मिली है, हम उनको छोड़ करके दूसरी विदेशी चीजों को अपनाएंगे, टेक्नोलॉजी को बिना जाने। टेक्नोलॉजी जरूरी है, लेकिन उससे पहले अपनी भाषा, अपनी संस्कृति उससे ज्यादा जरूरी है। एग्जाम्पल पेड़ का मैंने दिया, एग्जाम्पल मैंने घर में खाना बनाने का दिया कि यदि चूल्हा जलाएंगे नहीं तो भोजन नहीं बनेगा, केवल दाल चावल आटा मसाले या सब्जी रख देने से भोजन नहीं बनेगा, उसके लिए चूल्हे में आग का होना जरूरी है। जब तक आग नहीं होगी भोजन नहीं बनेगा। तो वैसे ही मिट्टी चाहिए उसको, यानी अपना घर चाहिए, पौधे को मिट्टी चाहिए। वी आर एज प्लांट, हम प्लांट हैं, पेड़ हैं, हमको अपनी संस्कृति, अपना घर चाहिए पहले, तब जाकर के हम विदेशी चीजों को अपनाएंगे और हम उसका सही उपयोग कर पाएंगे। यदि हमने अपना ही छोड़ दिया, अपनी हिंदी छोड़ दी, अपनी संस्कृत छोड़ दी, अपना धर्म छोड़ दिया, अपना कल्चर छोड़ दिया, तो हम कभी भी दुनिया में किसी भी फील्ड में सक्सेस नहीं हो सकते। ये पैसेज का उद्देश्य है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि इंटेंशनली ये पैसेज मैंने क्यों लिया है, इसके वर्ड्स को। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, किसी के भी लिए भी, हर किसी के लिए अप्लीकेबल है, हर किसी के लिए। मैंने कितने सारे एग्जाम्पल भी दिए और बताया, ठीक है, कि आज हमारे महावीर स्वामी को या बुद्धा को या राम को लोग दुनिया में फॉलो अप करते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा। हमारी संस्कृति जो मानवीय संस्कृति है, ठीक है, पवित्र संस्कृति है, त्याग की संस्कृति है,
सेवा की संस्कृति है। इस संस्कृति को हमने नहीं छोड़ा। आज भी जितने भी लोग होते हैं, क्या पूरी दुनिया में मुस्लिम हैं, वो कहीं पर भी जाते हैं, क्या वो हमारे मंदिर में आते हैं या वो नमाज अदा करना बंद कर देते हैं? वो कहीं पर भी रहते हैं, अपने धार्मिक पूजा को करते हैं। हम कहीं पर भी जाएंगे तो हमारे जो पूजा के विधि और नियम है हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये हमारी पहचान है, हमारी संस्कृति है। तो जब हम इन सब चीजों को नहीं छोड़ते हैं तो व्हाई वी आर लिविंग आवर हिंदी, क्यों हम अपनी हिंदी को समझ नहीं रहे हैं? बिल्कुल जो मैंने एग्जाम्पल दिया, पेड़ के लिए जड़ और मिट्टी, ठीक है, जमीन, जैसे कि दाल चावल रोटी आटा सब्जी के लिए आग, ठीक वैसे ही हमारे पूरे ग्रोथ के लिए, हमारे पूरे डेवलपमेंट के लिए हमको चाहिए अपनी संस्कृति की जड़ों में रहना है। हमें अपनी जो बेसिक्स चीजें हैं उसको हमें छोड़ना नहीं है। आई होप सबको समझ में आया होगा। यस मैम। यस मैम। एवरीवन स्नेहिल, जितने कठिन शब्द आज मैंने आपको नोट कराए हैं, होमवर्क नोट कर लीजिए। उन कठिन शब्दों से सारे लोग वाक्य बनाएंगे। सेंटेंस फ्रेम करना है शब्दों से, उनके अर्थ से नहीं बनाएंगे, उन वर्ड से, उन शब्दों से आप वाक्य बना करके कल लाएंगे। कल की क्लास में आपका ये टेस्ट है। जो शब्द आज आपने पूरे उस पैसेज में नोट किए हैं, अर्थ मैंने एक्सप्लेन किया है पूरा, अब आपको उनसे वाक्य बनाना है। क्लियर? थैंक यू। गुड डे बच्चा।